नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक में पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाजनपद पर पूछे गए प्रश्नों की, जिन्हें हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के अध्ययन से आगामी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलती है। ये वीडियो सामान्य इतिहास की श्रृंखला में तीसरा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवनकाल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां, महाजनपद मौजूद थीं? अ. 10, बी. 12, सी. 16, डी. 18। उत्तर है सी. 16। भगवान गौतम बुद्ध के जीवनकाल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महान शक्तियां, महाजनपद मौजूद थीं। ये महाजनपद भारत के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। कुछ लोकप्रिय महाजनपद अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जे, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्माक, अवंती, गांधार और कंबोज थे। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अ. अंगुत्तर निकाय, बी. दीव निकाय, सी. मजझिम निकाय, डी. संयुक्ता निकाय। उत्तर है अ. अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद लगभग 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। यह बुद्धिस्ट ग्रंथों में से एक है। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, जो सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा है। इसमें गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संकलित हैं। अगला प्रश्न है, जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, तब वैशाली, बिहार में वज्जी, एक अलग प्रकार की सरकार चलते थे, जिसे क्या कहा जाता था? अ. गण या संघ, बी. राजतंत्र, सी. सामंतवाद, डी. लोकतंत्र। उत्तर है अ. गण या संघ। जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, वैशाली, बिहार में वज्जी जिस प्रकार की सरकार चलते थे, उसे गण या संघ के रूप में जाना जाता था। गण या संघ एक गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, जिसमें लोगों का एक समूह मिलकर शासन करता था। अगला प्रश्न है, धातु के सिक्के पहली बार किस काल में प्राप्त हुए हैं? अ. वैदिक काल, बी. महाजनपद काल, सी. मौर्य काल, डी. गुप्त काल। उत्तर है बी. महाजनपद काल। धातु के सिक्के पहली बार महाजनपद काल में मिले हैं। महाजनपद काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, जिसके कारण सिक्कों की आवश्यकता महसूस हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अ. अरबों, बी. ईरानियों, सी. यूनानियों, डी. चीनी। उत्तर है अ. अरबों बटा ईरानियों। हिंद भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार अरबों या ईरानियों ने प्रयोग किया था। यह शब्द सिंधु नदी से लिया गया है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में बहती है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजे गए सबसे पुराने सिक्के किस धातु के हैं? अ. सोना, बी. चांदी, सी. तांबा, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. चांदी। भारत में खोजे गए सबसे पुराने सिक्के चांदी के थे। यह सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों द्वारा ढाले गए थे। मगध। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम क्या था? अ. हर्यंक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शांग वंश, बी. नंद वंश, हर्यंक वंश, मौर्य वंश, शांग वंश, सी. मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यंक वंश, शांग वंश,
डी शांग वंश, हर्यंक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। उत्तर है अ हर्यंक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शांग वंश। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम हर्यंक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शांग वंश था। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ था? अ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, डी 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। उत्तर है अ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। हर्यंक वंश बिंबिसार द्वारा 544 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? अ मगध, बी कुरु, सी पांचाल, डी वत्स। उत्तर है अ मगध। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। यह प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था जो मुख्य रूप से वर्तमान बिहार के कुछ हिस्सों में स्थित था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में हाथियों का बड़े पैमाने पर युद्ध में प्रयोग करने वाला पहला साम्राज्य कौन सा था? अ मगध, बी कुरु, सी पांचाल, डी वत्स। उत्तर है अ मगध। प्राचीन भारत में हाथियों का बड़े पैमाने पर युद्ध में प्रयोग करने वाला पहला साम्राज्य मगध था। मगध के राजाओं ने हाथियों की सेना का उपयोग करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगला प्रश्न है, हर्यंक वंश का मगध का पहला शासक कौन था? अ बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। उत्तर है अ बिंबिसार। हर्यंक वंश का मगध का पहला शासक बिंबिसार था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अ बिंबिसार, बी उदयन, सी शिशुनाग, डी नंद। उत्तर है अ बिंबिसार। अजातशत्रु हर्यंक वंश का शासक था और वह बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया था। हर्यक राजवंश ने लगभग 131 वर्ष तक मगध पर शासन किया, जिसमें कुल 7 राजाओं द्वारा 544 से 413 ईपू तक शासन किया गया था। हर्यक वंश के शासकों में बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने राजवंश की स्थापना की। उनके बाद उनके पुत्र अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व और उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार में नियुक्त किया गया था? अ बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी नंद। उत्तर है अ बिंबिसार। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था। जीवक ने बिंबिसार का इलाज किया था और उन्हें स्वस्थ कर दिया था। वह बुद्ध के चिकित्सक भी थे। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में बिंबिसार को किस उपनाम से जाना जाता था? अ श्रेनिक, बी महावीर, सी अजातशत्रु, डी उदयन। उत्तर है अ श्रेनिक। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेनिक उपनाम से जाना जाता था। श्रेनिक एक जैन शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, मगध का वह शासक कौन था जिसने अपने पिता की सिंहासन पाने के लिए हत्या कर दी थी और उसे स्वयं भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ा था? अ बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। उत्तर है बी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की सिंहासन पाने के लिए हत्या कर दी थी
लेकिन बाद में उसे भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ा। उसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी क्या थी? अ. राजगीर, बी. पाटलिपुत्र, सी. वैशाली, डी. गिरिब्रज। उत्तर है अ. राजगीर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी राजगीर थी। राजगीर बिहार राज्य में स्थित है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मगध की राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बनाई गई थी। पाटलिपुत्र बाद में मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी थी। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना शहर है। अगला प्रश्न है, नंदवंश के बाद मगध पर किसका शासन था? अ. मौर्य, बी. शांग, सी. गुप्त, डी. वत्स। उत्तर है अ. मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर अधिकार कर लिया था। मौर्य वंश भारत का पहला एकीकृत साम्राज्य था और इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर शासन किया। अगला प्रश्न है, मगध का मालवा तक क्षेत्र विस्तार किसने किया था? अ. शिशुनाग, बी. अजातशत्रु, सी. उदयन, डी. नंद। उत्तर है अ. शिशुनाग। शिशुनाग ने मगध क्षेत्र का मालवा तक विस्तार किया था। शिशुनाग नंदवंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, मेनेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? अ. श्रेनिक, बी. अजातशत्रु, सी. शिशुनाग, डी. पुष्यमित्र शुंग। उत्तर है डी. पुष्यमित्र शुंग। मेनेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक पुष्यमित्र शुंग था। मेनेंडर एक यूनानी शासक था जिसने भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उसे बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जाना जाता है। मेनेंडर का आक्रमण लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जो शुंग वंश के शासनकाल के दौरान ही था। अन्य महाजनपद। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में भारत के किस भाग को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अ. मालवा, बी. कश्मीर, सी. कर्नाटक, डी. गुजरात। उत्तर है अ. मालवा। भारत के मालवा क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अवंतिका एक महत्वपूर्ण महाजनपद था और इसकी राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन को भारत का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। अगला प्रश्न है, उद्यनवासवदत्ता की कथा किससे संबंधित है? अ. उज्जैन, बी. पटना, सी. वाराणसी, डी. अयोध्या। उत्तर है अ. उज्जैन। उद्यनवासवदत्ता की कथा उज्जैन से संबंधित है। वत्स देश, कौशांबी का राजा उदयन एक बहुत ही कुशल वीणा वादक था। उसकी वीणा की मधुर ध्वनि सुनकर उज्जैन की राजकुमारी वासवदत्ता उस पर मोहित हो गई। वासवदत्ता अवंती देश, उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत की बेटी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सोन भंडार की गुफाओं के लिए जाना जाता है? अ. बिहार, बी. महाराष्ट्र, सी. मध्य प्रदेश, डी. राजस्थान। उत्तर है अ. बिहार। सोन भंडार की गुफाएं बिहार में स्थित हैं। बिहार के राजगीर में स्थित सोन भंडार की गुफाएं सदियों से रहस्यों और किंवदंतियों से भरी हुई हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि इनमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का अथाह खजाना छुपा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में मौजूद नहीं था? अ. वैशाली, बी. मगध, सी. कौशल, डी. वत्स। उत्तर है अ. वैशाली। वैशाली एक गणतंत्र था, जबकि अन्य सभी विकल्प राजशाही राज्य थे।
अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार उत्तर पंचाल की राजधानी क्या थी? अ. अहिच्छत्र, बी. कुरुक्षेत्र, सी. मथुरा, डी. ताम्रलिप्ति। उत्तर है अ. अहिच्छत्र। महाभारत काल से पहले पंचाल जनपद गंगा के दोनों ओर विस्तृत था। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पंचाल की काम्पिल्य थी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अ. लिच्छवी, बी. शाक्य, सी. वत्स, डी. मगध। उत्तर है अ. लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी लोगों द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली गणराज्य की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। लिच्छवियों का संबंध हिमालय की एक जनजाति लिच्छ से था। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? अ. अश्मक, बी. वत्स, सी. कुरु, डी. पंचाल। उत्तर है अ. अश्मक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम अश्मक या अस्माक था। यह महाजनपद 425 या 345 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में था। इसकी राजधानी पोताली, पोटाना या पोडाना थी। ग्रीक आक्रमण। अगला प्रश्न है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब कौन सा राज्य शासन कर रहा था? अ. नंदवंश, बी. मौर्यवंश, सी. शुंगवंश, डी. गुप्तवंश। उत्तर है अ. नंदवंश। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में नंदवंश का शासन था। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। नंद अमीर और बेहद शक्तिशाली थे। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत से कब प्रस्थान किया? अ. 325 ईसा पूर्व में, बी. 326 ईसा पूर्व में, सी. 327 ईसा पूर्व में, डी. 328 ईसा पूर्व में। उत्तर है अ. 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान ने भारत से 325 ईसा पूर्व में प्रस्थान किया। सिकंदर ने भारत में 19 महीने तक रहा था। अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारणों से हुई? अ. उस समय भारत में कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं था, बी. उसकी सेना श्रेष्ठ थी, सी. उसे विश्वासघाती राजाओं से मदद मिली, डी. वह एक अच्छा प्रशासक था, ई. उपर्युक्त सभी। उत्तर है ई. उपर्युक्त सभी। भारत में सिकंदर की सफलता उपर्युक्त सभी कारणों से हुई। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत में किस नदी तक अपनी प्रगति की? अ. व्यास, बी. सिंधु, सी. झेलम, डी. चेनाब। उत्तर है अ. व्यास। सिकंदर महान का भारत अभियान 326 ईसा पूर्व में व्यास नदी के तट पर समाप्त हुआ। यह उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण बिंदु था क्योंकि उनका लक्ष्य भारत में और आगे बढ़ना था, लेकिन चुनौतीपूर्ण भौगोलिक ज्ञान और विरोध के कारण उन्हें रुकना पड़ा। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान कहाँ मर गए? अ. बेबीलोन, बी. मैसेडोनिया, सी. भारत, डी. एथेंस। उत्तर है अ. बेबीलोन। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। वह मैसेडोनिया के शासक के रूप में इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्हें उनकी विजयों और ग्रीक संस्कृति के प्रसार के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने राजा पोरस के खिलाफ कौन सी लड़ाई लड़ी? अ. ह्यदास्पेस, बी. सिंधु, सी. चेनाब, डी. व्यास। उत्तर है अ. ह्यदास्पेस। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने राजा पोरस के खिलाफ ह्यदास्पेस की लड़ाई लड़ी।
इसे झेलम की लड़ाई या झेलम की पहली लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है।